बाद इसमें एक नया नाम आता है इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या नाम आता है? अब वो भी समझ। तो बेटे इंटर रेजिस्टेंस ये होता है जब ये चार्ज यहाँ से फ्लो करके जाते हैं, तो चार्ज ऐसे फ्लो करते हैं तो इसके बीच में कभी तो यहाँ पर SO4 का आयन आ जाता है, कभी 2H आयन आ जाता है, कभी H2SO4 ही आ जाता है जो डिसोसिएट नहीं हुआ। तो इस वाले चार्ज पार्टिकल के जब तक चार्ज यहाँ से यहाँ पूरा फ्लो करके जाएगा नहीं तब तक करंट बनेगा नहीं भाई, है ना। तो चार्ज को यहाँ से यहाँ जाना हो या यहाँ से यहाँ जाना हो, तो इस चार्ज के बीच में जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स के कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जितने रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, क्यों कैसे करेंगे? अगर एक चार्ज यहाँ जाएगा तो या तो H2SO4 का पूरा मोलिक्यूल्स आ जाएगा, अरे यार, या हाइड्रोजन आ जाएगा या SO4 आयन आ जाएगा। तो ये जो चार्ज पार्टिकल होते हैं ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव दोनों क्या करते हैं, इन आयंस के साथ ये इस मॉलिक्यूल से जाके कोलाइड करते हैं, और जितना ज़्यादा टकराते हैं तो टकराने से उनकी खुद की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, करंट कम होता है, हम बोलते हैं रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो ये जो रेजिस्टेंस है किसी एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो डेवलप हो रहा है, हर सेल के अंदर होता है, इस वाले रेजिस्टेंस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो कौन सा? नहीं, ये पूरा एक ही, हाँ सेम। तो किसी भी एक सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है उस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। इंटर रेजिस्टेंस कौन ऑफर करता है, कौन डेवलप करता है? इलेक्ट्रोलाइट। तो इंटर रेजिस्टेंस क्या? इट इज अ रेजिस्टेंस विच इज ऑफर्ड, विच इज डेवलप्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द सेल इज नोन एज क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। हमेशा होगा सेल में, होगा भाई। चार्ज जाएंगे तो कोई ना कोई तो पोजीशन देगा, कभी तो आयन देंगे, कभी उसके मॉलिक्यूल्स देंगे, कोई तो पोजीशन देगा। जितना ज्यादा पोजीशन दे रहा है हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस उतना ज्यादा बढ़ रहा है। और ये आता है क्वेश्चन एक पेपर के अंदर, इसको मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। ऐसे कौन से फैक्टर है जिनके ऊपर ये इंटर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? तो देखिए जी, इंटर रेजिस्टेंस को आज के बाद हम किससे लिखेंगे? लिख दूं डेफिनेशन। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम किससे लिखेंगे? हमेशा स्मॉल r के साथ। किसके साथ? और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो यहाँ पे फ्लो हो रहा था वो क्या था? अरे यहाँ रेजिस्टेंस होगा ना, दिस इज कैपिटल R। नहीं आया समझ में? अरे दिस इज कैपिटल R। ये रेजिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना पोटेंशियल ज्यादा ड्रॉप करेगा। वही V इज इक्वल टू I है, बैटरी से उतना वोल्टेज ज्यादा लेगा ये। तो इंटर रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द रेजिस्टेंस offered by the electrolytes of cell is internal resistance। सब ऑफर करते हैं बेटे हमेशा। और ये इंटर रेजिस्टेंस को पता रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जरा देखो एक बार। ये एक सेल होती है, ये सेल, इस सेल में स्मॉल r लगा देते हैं, एक तरीका। दूसरा तरीका ये होता है, ये सेल है, इसके साथ यहाँ पर एक स्मॉल r बना देते हैं और ये ऐसा मार करके रखते हैं, दिस इज नोन एज क्या? सेल। और इस ये एक सर्किट के साथ जुड़ी है, तो सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना? कैपिटल। तो जब बैटरी करंट देगी तो कैसे देगी? तो यहां से करंट गया पूरा, अरे ये गया। तो जब करंट फ्लो होता है तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस को फेस करके भी जाएगा और एक्सटर्नल को। तो सेल जब भी वर्क करती है तो हमेशा किसके अगेंस्ट करेगी? इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों के अगेंस्ट काम करके जाती है बेटे। लेकिन टर्मिनल वोल्टेज सिर्फ एक्सटर्नल के अगेंस्ट होगा। लेकिन अगर मैं इसका रेजिस्टेंस बढ़ा दूं, एक क्वेश्चन सुनिए रे, अगर मैं इसका रेजिस्टेंस बढ़ा दूं तो सेल के ईएमएफ पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे उसकी अपनी एनर्जी है, इसकी एनर्जी में फर्क पड़ेगा, यहां से यहां तक का वो ज्यादा होगा कम होगा, लेकिन इसकी एनर्जी तो पहले भी उतनी थी, अभी भी उतनी है बेटे। नहीं है समझ में? तो एक बात ध्यान रखना था, ईएमएफ इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बाहर के रेजिस्टेंस से अंदर का बदलेगा तो बदल जाएगा। ये भाई बिल्कुल है, ये एनर्जी जब तक देगा नहीं यहां से तो टोटल रेजिस्टेंस तो ये डिसाइड करेगा, I इंटू आर। भाई इसका खुद का कितना? I स्मॉल I इंटू में स्मॉल r, इसकी एनर्जी तो एक्चुअल वही है। ये बात समझ में नहीं आई? अब देखो थोड़ा सा यहां पर फैक्टर अफेक्टिंग स्मॉल r। तो सबसे पहला कौन सा होता है भाई? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। कौन सा होता है बेटे? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर अच्छे वाला इलेक्ट्रोलाइट्स है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, एक हमारी सेल आती है निप्पो की, 5 रुपए की निप्पो है ना, और एक आती है ड्यूरासेल या सोनी की,
वो निप्पो वाली 10 रुपये की आ जाती है और वो जो ड्यूरासेल या जो सोनी की होती है वो 100 रुपीज़ की आती है। तो दोनों में किस चीज़ का फ़र्क है? इलेक्ट्रोलाइट्स का। अरे समझ आ गया? तो जो 100 रुपीज़ वाले होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो रेजिस्टेंस कम ऑफर करते हैं, और सुन कम ऑफर करते हैं, और सुन और क्या होता है उसमें कि जो इसकी कंसंट्रेशन होती है ना, ये कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट्स की वो कैसी होती है? ज़्यादा। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतने ज़्यादा टाइम तक ये एनर्जी देता रहेगा। तो तुम 5 रुपये की 7 रुपये की 10 रुपये की हम सेल ले आते हैं और कहते हैं कि कहते हैं 2 महीने में निकल लिया, 2.5 महीने में, और वो चलती है सालों साल। सालों साल खरीदो एक बार, चले सालों साल। नहीं है सुना? तो यहाँ से क्या करें? तो इसका मतलब उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसकी कंसंट्रेशन भी कैसी होती है? ज़्यादा होती है कंसंट्रेशन भी, लेकिन कंसंट्रेशन से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी एनर्जी ज़्यादा एनर्जी देता है, लेकिन रेजिस्टेंस कम डेवलप होता है उसके मुकाबले। तो याद कर इस बात को, बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ टेक्निकल, कि जो हम एक महंगी सेल लेते हैं उस महंगी सेल के 2 बड़े फीचर्स होते हैं। सबसे पहली बात, उसमें जो कंसंट्रेशन होती है इलेक्ट्रोलाइट्स की वो हाइयर होती है। अरे समझ आ गया? कंसंट्रेशन हाइयर होती है, और ऐसे इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं कि जिसकी कंसंट्रेशन के कंपैरेटिव रेजिस्टेंस कम ऑफर हो। समझ गया? तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है। नंबर दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इंटर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा? अभी मैंने बता दिया भाई, एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो क्या चाहिए? वो चाहिए। और तुझे पता है कि दूसरा, इंटर रेजिस्टेंस बढ़ेगा भी। अरे यार, रास्ते में से जाना है, मेले में जा रहे हो, मेले में कुल 5 ही लोग हैं, आराम से टहल रहे हो, घूम रहे हो, भाग रहे हो, लेकिन मेले में 1000 लोग हैं, तो कोलिजन 1000 ज़्यादा से मिलता है या 5 से ज़्यादा मिलेगा? तो जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी तो बढ़ेगा। एनर्जेटिक पार्टिकल तो बढ़ रहे हैं, वोल्टेज तो ज़्यादा टाइम देंगे, लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? रेजिस्टेंस की। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। लेकिन फिर भी हम क्या चाहते हैं? कंसंट्रेशन ज़्यादा हो या कम हो? ज़्यादा हो। ये ध्यान रखियो, फिर भी ज़्यादा हो। नंबर तीसरा, इंटर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? डिस्टेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड। डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स। इसका मतलब सुन, ये 2 इलेक्ट्रोड्स थी ना हमारी, इन दोनों के डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, इन दोनों के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि ये इंटर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों भाई? अगर ज़्यादा लंबा रास्ता होगा तो कोलिजन ज़्यादा मिलेगा, और कम होगा तो कम मिलेगा। नंबर तीसरा, फोर्थ, इंटर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। एरिया ऑफ, इसका क्या मतलब है भाई? सुन, ये पतली इलेक्ट्रोड थी, सुनो सुनो, वो इधर देखो, इधर ये पतली इलेक्ट्रोड थी, ठीक है? डिस्टेंस कितना है? d। क्या पता चला? समझ आई बात? ओह वेरी गुड, शाबाश। तीसरा, पांचवा, इंटर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। याद है हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था? इलेक्ट्रोलाइट्स में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स क्या होंगे? फ्री होंगे भाई, और जब पार्टिकल फ्री होंगे तो नंबर ऑफ n बढ़ जाएगा, n बढ़ने से फ्री चार्ज कैरियर बढ़ जाएंगे ना भाई। पहले तो H2SO4 है, जब तोड़ोगे तो डिसोशिएट हो जाएगा, और जब डिसोशिएट होंगे तो चार्ज कैरियर बढ़ेंगे, और जब चार्ज कैरियर बढ़ते हैं तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू m अपॉन में n² टाउ होती है। तो n बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, इसलिए कम हो जाएगी। क्लियर?